Hello everyone, welcome to Panesia Tutor. So today we are going to discuss 5th week of January important current affairs जो एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको ध्यान में रखने हैं. चलिए देखते हैं. फर्स्ट आपके लिए आज के जो टॉपिक है दैट इज नागोबा यात्रा. व्हाट इज नागोबा यात्रा? तो देखिए, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट आदिवासी फेस्टिवल ऑफ इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है इंडिया का. कहाँ पे मनाया जाता है जी? तेलंगाना में. तो तेलंगाना में मनाया जाता है. कौन कौन सी ट्राइब्स मनाती हैं? तो वी हैव ट्राइब्स लाइक गोंड, ठीक है, गोंड ट्राइब है, प्रधान ट्राइब है हमारे पास, एंड वी ऑल्सो हैव अ मिसाराम ट्राइब. तो इन आदिवासी लोगों का ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है. इनके गॉड कौन सा है इसमें जी? तो फोटो में आप देख सकते हो नागोबा गॉड, द सरपेंट गॉड, ठीक है. इनके लिए क्या करते हैं? नर्मदा रिवर से पानी भर के लाते हैं, फिर इससे अभिषेक किया जाता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट रिचुअल है, हर साल मनाया जाता है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल्स होते हैं जैसे कि भेटिंग, वरूली प्रतिष्ठा, श्री नागोबा महापूजा. भेटिंग में क्या होगा? जो नई डॉटर इन लॉज होती हैं, बहुएं होती हैं, उनको पूरी कम्युनिटी के सामने दिखाया जाता है, लाइक उनको प्रेजेंट किया जाता है एज डॉटर इन लॉ, ठीक है. फिर वरूली प्रतिष्ठा में स्नान करवाया जाता है. फिर श्री नागोबा महापूजा होती है, रात के टाइम पे जो सरपेंट गॉड है इनकी पूजा होती है, राइट. एक डांस भी है, गुसाड़ी डांस परफॉर्मेंस. गुसाड़ी डांस जो है अगेन गोंड ट्राइब का एक क्या है, हम फोक डांस बोल सकते हैं. इसमें वो एक कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, यूजुअली सेफ्रन कलर की होती है, एंड हेड गियर होता है जो कि पीकॉक के फेदर से बना होता है, ठीक है. तो नागोबा यात्रा से जुड़े हुए कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं. क्या? सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है इंडिया का. गोंड ट्राइब मेजरली जुड़ी हुई है, पर प्रधान और मेसाराम ट्राइब्स भी इससे जुड़ती हैं. तेलंगाना स्टेट में डिस्ट्रिक्ट भी लिखा है, केसलापुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, ठीक है. तो अगर ये सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है तो फर्स्ट लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल कौन सा है इंडिया का? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो आंसर आएगा जी मेदाराम यात्रा. मेदाराम यात्रा अगेन तेलंगाना में ही मनाया जाता है, पर ये जो डाइटीज जुड़ी हुई हैं वो गॉडेसेस से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट थिंग. दूसरा, ये बाइनियल है, यानी 2 साल में एक बार मनाया जाता है मेदाराम यात्रा, विच इज लिंक्ड टू द कोया ट्राइब, ठीक है. तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखने हैं. नागोबा यात्रा के बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया का हमने 76th रिपब्लिक डे जो है वो मनाया था. तो सबसे पहले क्वेश्चन यही रहेगा कि इस बार हमारे इंटरनेशनल गेस्ट कौन थे, ठीक है. तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है प्रबावो सुबियांतो, ये जो है इस बार के हमारे क्या रहे थे? इंटरनेशनल गेस्ट रहे थे. इवन इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी अलग अलग फील्ड्स के ऊपर साइन किए थे. थीम क्या था जी हमारा इस साल का? तो थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ठीक है. इस बार 16 स्टेट्स जो हैं टोटल, उन्होंने क्रिएटिविटी के बेस पर, ओरिजिनलिटी, एस्थेटिक और हेरिटेज के बेस पर अपने टैब्लूज प्रेजेंट किए थे, झांकियां जो है रिपब्लिक डे परेड पे दिखाई थी, ठीक है. तो क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि इस बार कौन सी झांकियों को जो है बेस्ट रैंक, या फिर हम बोल सकते हैं कौन सी झांकी बेस्ट मानी गई, ठीक है. इसमें से भी बड़ा एक्सपेक्टेड इजी सा क्वेश्चन बनता है. साथ में एक और चीज याद रखनी है, दैट इज द फर्स्ट ट्राई सर्विसेज टैब्लू जो है, पहली बार तीनों सर्विसेज ने मिलकर एक झांकी प्रेजेंट की थी. अदरवाइज तीनों सर्विसेज जो हमारी आर्मी होती है, एयरफोर्स होती है, नेवल फोर्स होती है, अलग अलग टैब्लूज प्रेजेंट करते हैं. इस बार इन्होंने साथ में प्रेजेंट किए, ठीक है जी. तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इस बार कौन सी बेस्ट टैब्लूज थे. तो सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट की. सबसे अच्छा मार्च किसने दिखाया? तो सर्विसेज की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर राइफल कॉन्टिजेंट जो है, उनको ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है मार्चिंग कंटिजेंट का ये अवार्ड मिला. एंड अगर हम बात करते हैं CAPF या अदर सर्विसेज की, जैसे कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और अदर ऑक्सिलरी फोर्सेज की बात करें, तो उसमें जो दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिजेंट है, इसको बेस्ट कंटिजेंट का अवार्ड मिला. अमंग सर्विसेज जम्मू एंड कश्मीर की है, एंड CAPF एंड अदर्स जो हमारी पुलिस फोर्सेज होती हैं, उसमें दिल्ली को जो है बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का जो बेस्ट मार्चिंग दस्ता है उसका अवार्ड मिला, ठीक है. अब टैब्लूज की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबको पता है कि 144 ईयर्स में पहली बार महाकुंभ मनाया जा रहा है, यूपी में मनाया जा रहा है. इसी थीम को यूपी ने अपनी जो है टैब्लू में प्रेजेंट किया था, और इसी के बेस पर जो है इन्हें फर्स्ट अवार्ड बेस्ट टैब्लू का अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है. नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड बेस्ट टैब्लू किसका था? त्रिपुरा का है जी. त्रिपुरा ने दिखाया अपनी 14 डाइटीज की पूजा करते हुए. त्रिपुरा में जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे ट्राइबल लोग भी हैं. इनका एक इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है द करछी पूजा. तो इसमें क्या होता है, ये 14 जो इंपॉर्टेंट डाइटीज होते हैं, पर ये एक रिचुअल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इसमें हिंदू गॉड्स जैसे कि दुर्गा, शिव, विष्णु, इनको भी इंक्लूड किया जाता है, ट्राइबल गॉड्स को भी इंक्लूड किया जाता है. यही इन्होंने अपने जो है टैब्लू पे दिखाया और जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट बने, ठीक है जी. थर्ड जो हमारा बेस्ट टैब्लू आया है वो कहाँ से आया है जी? बेस्ट झांकी आई है आंध्र प्रदेश से. क्यों? एतिकोप्पा बोमालू. एतिकोप्पा बोमालू जो है ये क्या है? दे आर द टॉयज, ठीक
ठीक है। अब ये टॉयज इतने खास क्यों हैं? इन टॉयज को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला हुआ है, यानी कि ये इसी जगह पे आंध्र प्रदेश में ही बनाए जाते हैं। दूसरा, ये वुडन टॉयज होते हैं। थर्ड, इनमें वेजिटेबल कलर सेफ डाइज यूज किए जाते हैं, बहुत ही लश, ठीक है, जैसे कि हम क्या बोलेंगे, शाइनी टेक्सचर वाले ऐसे टॉयज हैं जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या है, सेफ है। ठीक है, तो ये एक GI टैग प्रोडक्ट को उन्होंने अपने टैब्लू के ऊपर दिखाया। ठीक है, दैट इज वाई इन इको फ्रेंडली टॉयज के कारण इन्हें जो है ये झांकी बहुत ही सुंदर थी और इसे 3rd अवार्ड मिला। ठीक है जी। एंड द लास्ट जो हम बात करेंगे, एक स्पेशल अवार्ड और दिया गया है। ये स्पेशल अवार्ड दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने जो बिरसा मुंडा है, जो गॉड हैं ऑफ द ट्राइबल्स, उनकी झांकी को दर्शाया, ट्राइबल रीजन को दिखाया। तो जनजातीय गौरव वर्ष मनाने की जो उन्होंने अपनी एक पहल सामने रखी इस झांकी से, इसलिए उन्हें भी अवार्ड दिया गया है, एक स्पेशल प्राइज दिया गया है। ठीक है जी, ये आपके सामने क्या है जी, झांकियां। दिस इज द महाकुंभ, फर्स्ट जो प्राइज मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड प्राइज की, त्रिपुरा का, इन्होंने सेंटर में 14 नाइटीज दिखाई थी। देन वी हैव आंध्र प्रदेश की झांकी, जिन्होंने अपने स्पेशल GI टैग्ड टॉयज को दिखाया। एंड स्पेशल जो अवार्ड मिला वो जनजातीय गौरव वर्ष के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। तो ये झांकियां बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बियॉन्ड भी झांकियों के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश ने कूनो पालपुर नेशनल पार्क दिखाया, तो उसकी लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। कोलकाता जो है, कोलकाता की झांकी में जो गॉडेस दिखाई गई, गॉडेस काली, उनको छहू फॉर्म, छहू एक क्या है, दिस इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो छहू फॉर्म में जो है देवी को तैयार किया गया था, तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है क्लासिकल डांस के ऊपर। तो झांकियां जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, दीज टैब्लूज, इनको आपने एक बार रिवाइज जरूर करना है। सो द नेक्स्ट थिंग इन न्यूज इज इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटीज। ठीक है, तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक होती थी रामसर साइट, एक ऐसा पर्टिकुलर लेक जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उसे रामसर साइट का इंटरनेशनल दर्जा देते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है, रामसर पहले तो सिटी कहाँ पे है, ईरान में है। वेटलैंड डे कब आता है, 2 फेब को आता है। रामसर साइट्स कितनी है इंडिया में, 85 ऐसे इंपॉर्टेंट वाटर वेटलैंड जो प्लेसेस हैं जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें उन्हें प्रिजर्व करना है। किसके लिए, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के लिए, बर्ड्स के लिए। ठीक है, तो अब इसमें न्यू कंसेप्ट क्या आ चुका है, फर्स्ट वेटलैंड सिटीज की हम बात कर रहे हैं। अब सिटीज को पूरा वेटलैंड सिटी डिक्लेयर किया गया है, यानी कि ये वेटलैंड वाली सिटीज ही पूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें 6 क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया, उस सिटी के अंदर या उसके आसपास बाउंड्रीज के अंदर क्या होनी चाहिए, एक रामसर साइट होनी चाहिए। दूसरा, रिस्टोरेशन मेजर, यानी कि उस सिटी में वेटलैंड को बचाने के लिए मेजर्स किए जाते हो कि पानी जो है, जो लेक है, जो भी वेटलैंड है, उसको हम क्या है बचा के रखें, वो गंदा ना हो जाए। ठीक है, थर्ड, पब्लिक अवेयरनेस, लोगों के मन में भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट। तो सिटी में इतनी लोगों में अवेयरनेस है कि वेटलैंड को हमें प्रोटेक्ट करना है। देन कंजर्वेशन मेजर, अगेन कुछ मेजर जो है गवर्नमेंट ले रही हो टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड एज वेल एज द एनवायरमेंट। देन लैंड यूज प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ऐसी सिटी जहां में स्ट्रेटेजिकली डेवलपमेंट चल रही हो। ये नहीं है कि लेक में अनट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, या फिर हम लेक को मिट्टी से भर दें और वहां पे लैंड बना दें, ऐसा कोई सिटी में प्रोजेक्ट ना चल रहा हो, बल्कि लैंड को प्रॉपरली प्लान करके यूज किया जा रहा हो, ये फीचर होना चाहिए। थर्ड, लोकल कमेटीज होनी चाहिए, लोकल ग्रुप्स होने चाहिए जो वहां पे वेटलैंड साइट्स के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करें। ठीक है, तो अब ये न्यू कंसेप्ट क्यों आया, सिटीज से हम साइट्स की तरफ क्यों गए। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन जो है कब हुई थी, 1971 में। इसी कन्वेंशन की हर साल क्या होती है, मीटिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ऐसी ही 12th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो उरुग्वे में हुई थी, वहां पे ये डिसाइड किया गया था कि अब हम वेटलैंड के लिए क्या है, सिटीज को भी रैंक करना स्टार्ट करेंगे, उनको भी दर्जा देंगे। ठीक है, तो यही हमने क्या बोला है, दिस इज द वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन। ठीक है, और ये एक वॉलंटरी पार्टिसिपेशन स्कीम है, यानी कि इंडिया ने खुद ने ये बोला है कि हम अपनी ये सिटीज वेटलैंड सिटीज की तरह डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि इंडिया ने 3 सिटीज को प्रपोज किया था, कौन कौन सी, एक है हमारी इंदौर, एक उदयपुर एंड थर्ड वाज भोपाल। ठीक है, पर भोपाल को उन्होंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जो रामसर साइट है, उन्होंने क्या बोला, रामसर साइट उसकी रिस्टोरेशन करनी है। वहां पे रामसर साइट जो है भोजताल, वो बोल रहे हैं कि आप उसके प्रोटेक्शन के लिए काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो कौन सी 2 सिटीज को पहली वेटलैंड सिटीज का दर्जा मिला है, इंदौर एंड उदयपुर। ठीक है, तो इंदौर उदयपुर के जो आपको मेजर लेक्स है वो याद रखने होंगे, जैसे सिरपुर लेक जो है, ठीक है, ये रामसर साइट है इंदौर की। एंड उदयपुर में क्या है, उदयपुर में वैसे तो कोई रामसर साइट नहीं है, पर 5 इंपॉर्टेंट जो है लेक पाए जाते हैं, पिचोला है, फतेह सागर है, रांग सागर है, स्वरूप सागर है एंड दूध तलाई। ठीक है, तो ये 5 लेक्स जो हैं ये उदयपुर के हैं, एंड सिरपुर लेक जो है ये इंदौर का है। सो दे हैव बिकम द फर्स्ट 2 वेटलैंड सिटीज ऑफ इंडिया। कितने साल के लिए दर्जा इनको मिला रहेगा जी, 6 ईयर्स के लिए ये जो है इनको स्टेटस मिला है, आफ्टर विच हमें रीन्यू करवाना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। क्लियर है जी। नेक्स्ट न्यूज हम देखेंगे,
नेक्स्ट न्यूज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पे आपके सामने पद्म विभूषण के बारे में हमने लिखा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी हम इंट्रो करते हैं, एक्चुअल में पद्म विभूषण है क्या। सो 1952 में इंडिया में पद्म अवार्ड्स एस्टैब्लिश किए गए थे। पद्म अवार्ड्स कैटेगरी में 3 अवार्ड्स आते हैं। सबसे पहले आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण एंड फिर आता है पद्मश्री, ठीक है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसे कौन सा अवार्ड दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कैटेगराइज किया है, फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस जो है उसके लिए पद्म विभूषण दिया जाएगा। फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी हायर ऑर्डर कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, पद्म भूषण दिया जाएगा। एंड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड तो उसमें हम पद्मश्री अवार्ड देते हैं। हर साल ऑन द डे ऑफ रिपब्लिक डे ये अवार्ड जो है अनाउंस किए जाते हैं। क्या ये अवार्ड्स दे भी दिए गए हैं, कॉन्फर कर दिए गए हैं? तो नो, ये अप्रैल और मार्च में स्पेशल से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा और तब ये अवार्ड्स कन्फर किए जाएंगे जो भी रिसिपिएंट्स हैं उनको, ठीक है। तो इस साल पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है इनमें, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, पद्मश्री। कितने लोगों को अवार्ड दिया गया है? टोटल 139 लोगों को पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। एक डुओ को यानी 2 लोगों को दिया गया है और गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है अगर 2 लोगों को दिया जाएगा तो उसे एक ही काउंट करेंगे। अगर 2 लोगों को मिलकर एज अ हम क्या बोल सकते हैं, एज अ जोड़ी दिया गया है तो वो एक ही अवार्ड काउंट करेंगे। सो टोटल 139 अवार्ड्स दिए गए थे। उसमें से 7 सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो पद्म विभूषण दिए गए हैं वो, ठीक है। तो फर्स्ट है श्री दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी। ये क्या है, मेडिसिन फील्ड में है, एक डाइजेस्टिव डॉक्टर है जिन्होंने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोनोलॉजी इन हैदराबाद एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो उन्हें ऑलरेडी पद्मश्री पद्म भूषण मिल चुका है, अब दोबारा से मेडिसिन फील्ड में उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। सेकंड है रिटायर्ड जस्टिस श्री जगदीश सिंह, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया के 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और पहले सिख ऐसे चीफ जस्टिस जो कि इंडिया में हाईएस्ट फील्ड तक पहुंच पाए, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास है जी कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ठीक है। ये क्या है, इनको आर्ट की फील्ड में मिला है। शी इज अ डांसर, कोरियोग्राफर है एंड पर्टिकुलरली भरतनाट्यम डांस से ये जुड़ी हुई हैं, तो इनको भी अवार्ड दिया गया है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, पद्म विभूषण। देन वी हैव श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, आर्ट की फील्ड में मिला है इनको भी। ये क्या है जी, एक वायलिनिस्ट है, वायलिन बजाते हैं बहुत ही अच्छा, तो इनको भी मिला है। देन वी हैव श्री MT वासुदेव नायर, पोस्ट्यूमसली अवार्ड दिया गया है यानी कि आफ्टर डेथ। किस फील्ड में दिया गया है, लिटरेचर एंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्क्रीन प्ले राइटर है, एक डायरेक्टर है, एक ऑथर है जिनको ये अवार्ड दिया गया है आफ्टर हिज डेथ। देन है श्री ओसामू सुजुकी, ठीक है। तो ये कौन है, ये देखिए सुजुकी, मारुति सुजुकी के जो है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अभी CEO हैं। इनकी लास्ट मंथ ही डेथ हुई है। तो जापान के, ठीक है, सुजुकी कंपनी के जो CEO थे, जो फॉर्मर CEO थे, उनको भी अवार्ड दिया गया है। एंड फाइनली श्रीमती शारदा सिन्हा, पोस्टमसली दिया गया है। शारदा सिन्हा जो है ये बिहार की एक फेमस सिंगर हैं और स्पेसिफिकली छठ पूजा के सॉन्ग जो है इनके काफ़ी फेमस थे और ड्यूरिंग द छठ पूजा ही इनकी डेथ हुई थी। तो इनको भी इनकी रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट जो है इन अवार्ड से रिकॉग्नाइज की गई है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पद्म विभूषण अवार्ड। इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट पद्म भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड होंगे वो भी आपको जो है हमारी अपडेटेड फाइल्स में डाटा मिल जाएगा, आपको वो भी थोड़ा बहुत देखना है अकॉर्डिंग टू द स्टेट। जिस स्टेट के लिए आप कवर कर रहे हो उसी स्टेट स्पेसिफिक आपको पद्म भूषण और श्री में से कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स देखनी है। क्लियर। नेक्स्ट एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इसरो की, कौन सी, तो इसरो ने फाइनली अपना 100th लॉन्च जो है ये लॉन्च कर दिया था। कहाँ से, श्रीहरिकोटा में हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ठीक है, जहाँ से हमारी सबसे पहली फ्लाइट हुई थी रोहिणी, वहीं से अभी ये जो हमारा फाइनली 100th लॉन्च भी किया गया है। तो ये लॉन्च इसलिए खास हो जाता है। अब इसमें हमने लॉन्च क्या किया, ठीक है। तो देखिए GSLV F-15 ये क्या था, ये कैरियर था, ठीक है। ये रॉकेट है जो कि वहाँ पे सैटेलाइट लेके गया है। कौन सी सैटेलाइट लेके गए हैं, NVS-02। व्हाट इज NVS-02, तो ये नाविक सिस्टम जो है इंडिया का, यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सीरीज, ठीक है। ये क्या है नाविक सिस्टम हमारा, नाविक क्या है, तो इंडिया का खुद का लोकेशन बेस्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां से हमें लोकेशन की एक्सेस मिल सकती है। जैसे आप जो भी अभी लोकेशन सर्विसेज यूज़ करते हो उसमें आप GPS यूज़ करते हो, तो उसमें नाविक को भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो इसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स को ऐसे प्लेस किया गया है कि 20 मीटर तक की एक्यूरेसी से ये सैटेलाइट्स डाटा कैप्चर कर सकती हैं। पर वो डाटा हमारे इंडिविजुअल्स के लिए, हमारे कॉमनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए जो है आर्मी मिलिट्री तक ही पहुंचाया जाता है, ठीक है। पर नाविक क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिससे हम इंडिया की लोकल पोजीशनिंग को चेक कर सकते हैं एंड बियॉन्ड 1500 किलोमीटर, इंडिया की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर दूर तक का भी हम डाटा जो लोकेशन बेस्ड डाटा है वो इससे कैप्चर कर सकते हैं। तो होता क्या है, इन सैटेलाइट्स के अंदर एटॉमिक क्लॉक यूज की गई है और उनको एक टाइम के बाद क्या है चेंज करना पड़ता है। तो उसी सीरीज में हमारी जो सेकंड सैटेलाइट है उसकी क्लॉक को चेंज करना था और
सैटेलाइट को ज़्यादा टाइम के लिए लॉन्च करने के लिए ये 100th जो हमारा फाइनली लॉन्च है ये किया गया था। ठीक है, GSLV ये क्या है जी, हमारा जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल, जो हैवी लोड का सामान, जो ज़्यादा हैवी लोड की सैटेलाइट्स को जो है वो हमारी हायर ऑर्बिट्स तक लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इससे एक और क्वेश्चन भी बनता है, वो क्या है कि इंडिया के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है किस चीज़ का, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स को सिंगल टाइम में लॉन्च करने का। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दिस इज अनदर व्हीकल। ठीक है, इनकी C-37 फ्लाइट थी, जिससे 2017 में इन्होंने कितनी जो है सैटेलाइट्स एक ही बार में लॉन्च कर दी थी, 104 सैटेलाइट्स एक ही बार में लॉन्च कर दी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे इकोनॉमी रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक तो न्यूज़ है जी हमारी पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी हुई। क्या है, पंजाब नेशनल बैंक फाइनली इंडिया का पहला बैंक बना है जिसने एक क्या है रियल टाइम कंप्लेंट प्रोसेसिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो क्या है, क्लैरी5 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ठीक है, क्लैरी5 क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक ने क्लैरी5 के साथ मिलकर, और साथ में कौन थी, एक और हमारी बॉडी थी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इन तीनों ने मिलकर क्या है फाइनली नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है लॉन्च किया है। अब इसकी खासियत क्या है, इसमें किसी भी तरह की बैंकिंग की कंप्लेंट होगी, चाहे रिटेल बैंकिंग, आप बैंक में गए आपको सर्विस नहीं मिली, चाहे आपकी ऑनलाइन बैंकिंग, आपने कोई नेफ्ट ट्रांसफर किया था, आपने RTGS ट्रांसफर किया था, UPI, ATM, कोई भी कंप्लेंट रियल टाइम इस पोर्टल के ऊपर अपडेट हो जाएगी, उसका साथ ही प्रोसेसिंग कर दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके साथ क्या होगा, अगर ये लगेगा कि यहाँ पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है तो उस अकाउंट को उसी टाइम फ्रीज कर दिया जाएगा, सो दैट किसी के जो पैसे हैं वो लॉस ना हो। ठीक है, फ्रीज कर दिया जाएगा। और साथ में एक और टर्म इसमें आई, दैट इज वाइट लिस्टिंग। वाइट लिस्टिंग क्या है, तो सॉफ्टवेयर क्या है वो देखेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है एक ऑथराइज्ड IP एड्रेस कंप्यूटर से आ रही है या अनऑथराइज्ड है। ठीक है, तो ये सारी रियल टाइम प्रोसेसिंग जो है ये अलाउ की है थ्रू द NCRP पोर्टल। जो है ये किसने लॉन्च किया है, इंडिया का पहला बैंक बना है PNB। ठीक है, तो रियल टाइम आपकी कंप्लेंट जाएगी, अगर आपके अकाउंट पे कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होगी तो वाइट लिस्टिंग कर दी जाएगी, यानी ऑथराइज्ड यूजर को अलाउ किया जाएगा एक्सेस करने के लिए, अनऑथराइज्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंड फाइनली अगर फिर भी हमें लगे कि वो गलत है तो वो अकाउंट फॉर द सम टाइम दैट वुड बी फ्रीज्ड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है इनिशिएटिव है बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स को रोकने का। क्लियर। नेक्स्ट इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ कौन सी है हमारी, तो NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इस ट्रिब्यूनल ने अभी फाइनली क्या एक रिपोर्ट दी है, एक इंडिया में है जी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। किस चीज़ के लिए, जो भी हमारी ऐसी कंपनीज हैं जो डेट में डूब चुकी हैं वो इस कोड के अंदर जाती हैं, NCLT के पास जाती हैं या IBC कोड के अंदर अथॉरिटीज़ के पास जाती हैं, उन्हें बोलती हैं कि हमारे जो है डेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, काम अच्छे से हम कर नहीं पा रहे, तो हम लिक्विडेट होना चाहते हैं, यानी इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, जो भी क्रेडिटर्स हैं जिनको भी पैसा वापस करना है वो पैसा कंपनी बंद करके पे कर दिया जाए। ठीक है, तो कंपनी को बंद करने का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर था, सो दैट ऐसी कंपनीज जो इकोनॉमी में क्या है लोन्स रीपे नहीं कर पा रही या एक बर्डन बनती जा रही है उन्हें बंद कर दिया जाए। अब रिपोर्ट ये कहती है, डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या IBC में जाने वाली कंपनीज का नंबर बढ़ा है तो कम हुआ है, तो नंबर क्या है जी, कम हो गया है। ये रिपोर्ट ने मेंशन किया, जहां लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में 500 तक कंप्लेंट्स आई थी, तो नेक्स्ट ईयर में सिर्फ 400 कंप्लेंट्स आई। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि एफिशिएंसी ऑफ द IBC इज डाउटफुल। रिजर्व बैंक ने भी इसके ऊपर चिंता जताई है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है वो शायद प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है, साथ ही रिपोर्ट में एक और मेजर हाईलाइट क्या थी, रिकवरी रेट्स टू द IBC हैव आल्सो प्लमेटेड, यानी रिकवरी रेट जो है वो भी कम हो चुके हैं। अगर पहले 100 कंपनीज बंद होती थी तो उसमें से 40% की रिकवरी होती थी। ठीक है, पर अब कितनी है, अब सिर्फ 28% जो वैल्यू है उनकी रिकवरी हो पा रही है। दिस इज अ डेंजरस थिंग, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज जो है वो बंद तो हो रही है बिजनेस, बट अब वो जो है लोन्स भी प्रॉपर्ली रीपे नहीं कर पा रहे हैं, एक मिनिमम अमाउंट भी जो है वो रीपे नहीं की जाएगी क्रेडिटर्स को, तो ये क्या होगा, इकोनॉमी में फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज। सबसे पहले है जनवरी 30। ठीक है, तो जनवरी 30 को क्या हुआ, मार्टियर्स डे है, शहीदी दिवस है, द डे ऑन विच महात्मा गांधी डाइड। ठीक है, तो इस बार क्या था, 77th डेथ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे है उनको याद करने के लिए। एक और हमारा शहीदी दिवस मनाया जाता है मार्च में। ठीक है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि शहीदी दिवस मार्च में किस डेट को मनाया जाता है, टू कमेमोरेट द डेथ, और हम बोल सकते हैं टू कमेमोरेट द शहीदी ऑफ राजगुरु भगत एंड सुखदेव जी। ठीक है, तो वो भी एक और शहीदी दिन 2 मनाए जाते हैं इंडिया में। क्लियर। दूसरा 30 जनवरी को ही वर्ल्ड लेप्रेसी डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड लेप्रेसी डे जो यह क्यों मनाया जाता है, बिकॉज महात्मा गांधी ने इस डिजीज के लिए सेल्फलेस सर्विस की थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी से ही जोड़कर इस डे को कमेमोरेट किया गया और उनकी डेथ एनिवर्सरी वाले दिन, ठीक है,
इंडिया में लेप्रेसी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड नहीं आएगा यहाँ पे, इंडिया में लेप्रेसी डे मनाया जाता है। थीम क्या है? यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट। अगर इस बीमारी को दूर करना है हम सबको मिलकर काम करना होगा एंड इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें सबके एफर्ट जो है रिक्वायर्ड है। क्लियर? देन अगर बात करें जनवरी 28 तो डाटा प्राइवेसी डे था, ठीक है, डाटा प्राइवेसी डे। अब हम देख रहे हैं कि सभी डाटा हमारा जो है ऑनलाइन अवेलेबल होता है, उसको सिक्योर रखने के लिए, उसकी अवेयरनेस जनरेट करने के लिए डाटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। थीम है टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा, ठीक है, तो अगेन अवेयरनेस जनरेशन की तरफ ही ध्यान देते हैं। देन जनवरी 29 इंडियन न्यूज़पेपर डे, ठीक है, इंडियन न्यूज़पेपर डे क्यों मनाया जाता है? इंडिया का पहला न्यूज़पेपर जो है उसको कमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट ये निकलता है कि कौन सा था हमारा पहला न्यूज़पेपर, तो हिक्की बंगाल गजेट बाय द जेम्स अगस्टस हिक्की, ठीक है, यानी बंगाल गजेट, सिंपली अगर बात करें तो बंगाल गजेट जो है, जो कि हिक्की द्वारा लॉन्च किया गया था, जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा लॉन्च किया गया था, ये हमारा क्या था? पहला न्यूज़पेपर था। इसी को कमेमोरेट करने के लिए हम जो है हमारा इंडियन न्यूज़पेपर डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जनवरी 26 जो ऑलरेडी हमारा रिपब्लिक डे तो है ही, हमें पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले ही हमने जनवरी 26 को अपना इंडिपेंडेंस डे माना था, ठीक है, सो वी वेटेड कि जनवरी 26 को हम अपना बाकी का पूरा संविधान फाइनली जो है इसको एनफोर्स करेंगे और इस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। दूसरा, इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी इसी दिन मनाया जाता है टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट द कस्टम्स, ठीक है, एंड कस्टम डिलीवरिंग ऑन इट कमिटमेंट टू द एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, तो इसी थीम को याद रखे इस साल का वर्ल्ड कस्टम डे मनाया गया है ऑन जनवरी 26। Clear? So these were some important current affairs of the last week of the January. I hope you like the session. If you like, do like the video and share. And also subscribe Panesia Tutor for the updated content. Thank you.